नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 साइंस में जो उसका लेसन 2 है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं अमित कुमार खत्री आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लेट्स लर्न विद अमित कुमार खत्री में। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, भोजन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। देखिए, जैसा कि हमने चैप्टर 1 जो पढ़ा है, भोजन यह कहाँ से प्राप्त होता है, जिसमें हमने देखा है कि बहुत तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं जो हम खाते हैं। अलग अलग तरह के जो भोजन हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट हो सकते हैं, हम उनको खाते हैं और हमें न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है। ठीक है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन में ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी वो एक अच्छे से डेवलप होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पर देखिए, ये बताया जा रहा है कि जो चैप्टर 1 है, यानी कि जो अध्याय 1 है, हमने उसमें खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी, क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो बहुत ही डाइवर्सिटी वाला है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, और यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को, अपने फूड को जो खाते हैं, वो अलग अलग तरह का फूड यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का खाना खाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं हमारे चपाती है, दाल है, बैंगन का भरता हो सकता है, तो किसी दूसरे एरिया के अंदर चावल, सांभर, भिंडी हो सकती है। कहीं पे अपन कह सकते हैं कि नारियल का तेल खाया जाता है, तो कहीं पर तिल का तेल खाया जाता है, हो सकता है कहीं पर सरसों का तेल, कहीं पर मूंगफली का तेल। तो हमारे खाने में बहुत तरह की वैरायटी होती है। कुछ लोग एकदम वेजिटेरियन होते हैं तो कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, और खाने की आदतें हमारे घर में इंडिविजुअल भी सबकी अलग अलग होती है। सब अलग अलग तरह का व्यंजन पसंद करते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी जा रही है, आप उसको देखिए। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, यानी कि जो ग्रेन्स होते हैं, हम जो अन्न खाते हैं, अनाज जिसे हम बोलते हैं, जैसे चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, इस तरह का कोई ना कोई अनाज जरूर होता है। चावल भी हो सकता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस या कोई व्यंजन या सब्जी हो सकती है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि दही, मट्ठा, छाछ, अचार ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये बहुत तरह की वैरायटीज हैं हमारे भोजन में। इस तरह के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं नीचे। अभी अब हम टेबल को देखेंगे। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए, यानी कि जो हमने लेसन 1 में कुछ एक्टिविटीज़ की हैं, उसी तरीके के कुछ फूड आपको यहाँ पर देखिए भरने हैं, फिलअप करने हैं। इस सूची में आप कुछ जो है अपनी डिशेज को ऐड कर सकते हैं। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारा भोजन एक साथ लें। हम हो सकता है पूरे दिन में या अलग अलग दिन अलग अलग तरह का भोजन लेते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। कई बार हम ट्रैवलिंग में होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, तो हमें जो रास्ते में जो अवेलेबल होता है हम वही सब खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे शरीर को क्या कोई अलग अलग तरह के खाने की ज़रूरत होती है क्या? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड या कोई स्पेशल पर्पज। अब देखिए, यहाँ पर प्रयोजन जो है, प्रयोजन का मतलब हो गया पर्पज, उद्देश्य। ठीक है, यहाँ पे क्या पर्पज है, क्या कोई स्पेशल पर्पज है बॉडी को फूड जो गेन करता है, क्या उसमें कोई अलग अलग वेराइटीज़ होती है क्या?
ठीक है, या फिर अगर हम कहें कि हमारा जो देश भारत है वहाँ पे प्रोडक्शन जिस तरीके का है। तो मैं अभी देखिए जस्ट अभी इसकी एक आपसे कंसल्ट करने वाला हूँ कि किस तरीके से फूड वैरायटीज़ खाई जाती है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में होता क्या है, इसको मैं जस्ट अभी बाद में बात करूंगा। पहले हम एक टेबल पर डिस्कशन करते हैं। अगर हम पंजाब की बात करें तो देखिए पंजाब का जो है थोड़ा सा इलाका, वहाँ पर मक्के की पैदावार ज़्यादा है, तो मक्के की रोटी आपने सुना होगा, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ठीक है, इस तरीके का भोजन वहाँ पर खाया जाता है। तो वहाँ पर राजमा का प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सब्जियों का जो है वो सरसों की सब्जी हो गई, अन्य व्यंजन घी, दही, छाछ, इस तरीके का प्रयोग ज़्यादा है। वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर देखिए चावल है वो एक मुख्य अन्न है वहाँ का। वहीं अगर हम दाल या मांस देखें तो एक बार हम दालों की बात करें तो अरहर की दाल या रसम, आपने सुना होगा इडली, रसम, सांभर, इस तरीके का जो फूड है वो सदर्न इंडिया का फूड होता है। वहीं सब्जियों में कुंदरू वहाँ पर एक चलन में होता है। अन्य व्यंजन की बात करें तो वही मट्ठा, यानी कि थोड़ा मीठा दही या छाछ हो सकता है, घी हो सकता है, अचार हो सकता है, ये सारे व्यंजन वहाँ पर हैं। अब मैं बात करूँ अपने राजस्थान की। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आपने सुना होगा बाजरे की रोटी, फली की सब्जी। तो ये देखिए हमारा जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ पर बाजरे की पैदावार होती है। अगर मैं बाजरे की बात करूं तो जो भी मेरे एस्पिरेंट्स आरएएस वाले हैं वो पेनिसिटम टाइफोडियम उसका जो साइंटिफिक नाम है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो बाजरे की जो पैदावार है ये पश्चिमी राजस्थान में कुछ ज़्यादा है, या हम कहें इसकी पैदावार राजस्थान में ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर सब्जियों की बात करें, फली, काचर, केर, सांगरी, तो इस तरीके की सब्जियाँ जो राजस्थानी सब्जियाँ हैं। अगर मैं अन्य व्यंजन की बात करूँ तो देखिए दही, छाछ, घी, कढ़ी, ढोकला, इस तरीके का जो भोजन है हमारे यहाँ पर चलन में है। वहीं अगर मैं दालों में बात करूँ तो अपने मोठ, मूंग, चना, ठीक है, राजमा, राजमा की वजह मैं कहूँगा कि एक चंवला, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अपने यहाँ पर जो मोठ, मूंग, चना, चंवला, इस तरीके का कुछ दालें काम में ली जाती हैं और इनकी पैदावार यहाँ पर है। अगर आप अपन इन सभी वेराइटीज़ को देखें तो जहाँ जहाँ पर जिस तरीके का प्रोडक्शन होता है ना, उसी तरीके के जो स्वाद और उसी तरीके की पसंद डेवलप हो जाती है। पंजाब में मक्के का प्रोडक्शन ज़्यादा है, अपने राजस्थान में बाजरे का प्रोडक्शन ज़्यादा है, वहीं सदर्न इंडिया में चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो उसी से संबंधित हमारी जो फूड हैबिट्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो अब हम टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। हम जानते हैं प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक यानी कि कंपोनेंट्स क्या हैं। अब देखिए अगर मैं बात करूं रोटी की तो वो गेहूं के आटे से बन सकती है, बाजरी के आटे से बन सकती है, मक्के के आटे से बन सकती है, जौ के आटे से बन सकती है, बेसन से बना सकते हैं, मोठ के आटे से बना सकते हो। तो अब यहाँ पर आखिर उस आटे के अंदर ऐसा क्या है, ऐसी क्या न्यूट्रिशन है। सब्जियां हम खाते हैं उनमें ऐसा क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, हम जो दाल खा रहे हैं उसमें ऐसी क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। अब देखिए एक तो टेस्ट है, अगर मैं बात करूं स्वाद की, आपको स्वाद हो सकता है मीठा पसंद हो, चरका पसंद हो, चटपटा पसंद हो, नमकीन पसंद हो, खट्टा पसंद हो, ये तो है एक टेस्ट की बात। लेकिन इस भोजन में ऐसा क्या है जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक पदार्थ, मैन न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। तो हम बात करते हैं हमारे जो मैन न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे है कार्बोहाइड्रेट, तो मैं यहाँ पर इसे ब्लॉक में रखता हूँ, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे के सारे पदार्थ हमारे भोजन में होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, देखिए ऐसे पदार्थ जो मुख्यतः कार्बन
और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। सामान्यतः अगर मैं कहूँ चीनी है, अगर मैं कहूँ मीठा है, ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट का एकदम सिंपल फॉर्मेट होता है। या मैं कहूँ कि हमें चावल से और गेहूं की रोटी से सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड प्रोडक्ट प्रोटीन की, तो प्रोटीन में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ जो नाइट्रोजन भी होता है। जैसा हम जानते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हम सीधे नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, और ये नाइट्रोजन हम सिर्फ फूड सप्लीमेंट के रूप में ही ले सकते हैं। और हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारी जो भी मसल्स जो गेन होती है, जो मसल्स में पावर आता है या मैन्युफैक्चर होती है, वो सारी की सारी इस प्रोटीन से होती है। और तो हमारी बॉडी की मजबूती के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वहीं एनर्जी की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। उसके बाद में मुख्य कंपोनेंट में आता है वसा, यानी कि फैट। ये कार्बन, हाइड्रोजन और इनकी जो सबसे लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती है, जो फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये फैट मॉलिक्यूल्स हमें घी, तेल, इनमें अवेलेबल होता है। इनमें 100% हम कह सकते हैं फैट होती है। घी और तेल फैट मॉलिक्यूल होते हैं, और हमारे बॉडी को जो भी फैट है, चिकनाई है, तेल, वसा, इनसे मिलती है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स। ये विटामिन्स क्या है? देखिए, विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, जो भी अपन कह सकते हैं सहायक होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। सामान्य आपने सुना होगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सब के साथ साथ आगे एक और नाम लिखा है, वो है खनिज लवण, यानी कि साल्ट एंड मिनरल्स। ये मिनरल्स क्या है? साल्ट यानी कि नमक, जो हम नमक खा रहे हैं वो लवण है, ठीक है, साल्ट है। खनिज क्या है? जैसे कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे के सारे मिनरल्स होते हैं। ये मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। इन सब के अलावा क्या चाहिए? इन सब के लिए हमें चाहिए वाटर और रुक्षांश। अब ये रुक्षांश क्या बला आ गई सर? ये अपन कह सकते हैं डाइट्री फाइबर, ठीक है। डाइट्री फाइबर जो होते हैं उसको हम रुक्ष पदार्थ कह सकते हैं, रूखा सा अपन कह सकते हैं, फाइबर कह सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए, ये जो डाइट्री फाइबर होते हैं, ये डायरेक्टली तो हमें कोई भी जो इनका काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे डाइजेशन प्रोसेस को प्रॉपर रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अगर हम गाजर खाएं तो गाजर के अंदर क्या होता है? फाइबर होता है। मूली खाएं तो ये जो भी फल होते हैं, जैसे इनमें फाइबर होता है। आपने देखा होगा कई बार जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज की शिकायत होती है, वो इसबगोल जो है, वो इसबगोल गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ लेता है। तो वो इसबगोल क्या है? वो एक फाइबर है। आप उसको देखिए, वो फाइबर खूब सारा पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो ये डाइट्री फाइबर हमारे जो इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों के अंदर उसकी मूवमेंट को प्रॉपर करता है और फूड डाइजेशन को अच्छे से मेंटेन रखता है। उसके अलावा पानी, आप जानते हैं पानी तो हमारे बॉडी का 70% पार्ट होता है, और हर एक्टिविटी में पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, हमारी बॉडी की एक्टिविटी है, प्रॉपर नहीं चल सकती है। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं हमारे भोजन के लिए ज़रूरी हैं। तो एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया यानी मिनरल्स हो गए, डाइट्री फाइबर हो गए और वाटर हो गया। अब हम लेसन को और आगे की तरफ देखते हैं। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन है, क्या सभी पदार्थों, सभी जो हम खाना खाते हैं उन सब में ये सब होते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं सब हो। हाँ, थोड़े थोड़े किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में विटामिन्स या मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम ऑल ओवर बात करें, अगर हम सारी चीज़ें एक फूड में देखना चाहें तो वो होता है दूध। हाँ, भले ही कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर एक दूध के अंदर आप देखिए कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी मिलेगी आपको,
वसा यानी फैट भी मिलेगी, विटामिन भी होता है, मिनरल भी होता है। इसीलिए हम सारे आपको दूध पीने पर जो है ज़्यादा कहते हैं कि दूध पिया करो। और क्यों हम कहते हैं? क्योंकि एक दूध ऐसा सप्लीमेंट फूड है जिसमें सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, अब एक बात मैं यहाँ पर थोड़ा सा बीच में आपको डाइवर्ट कर रहा हूँ। देखिए, अभी अपनी क्लास 15 मिनट की क्लास हो चुकी है, क्लास पूरी लंबी चलने वाली है। तो आपका इंटेंशन इस चैप्टर पर बना रहे। अगर आपको बीच में रिक्वायरमेंट हो तो आप पानी पी सकते हैं, एक बार उठ सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, अगर आप छोटी एज के हैं। अगर आप मेरे आरएस एस्पिरेंट हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको कंटिन्यू कीजिए और एक सीटिंग में ही चैप्टर को प्रयास कंप्लीट कीजिए। अगर छोटे बच्चे इसको देख रहे हैं तो वो इसको 2 सीटिंग में कंप्लीट करें, बाद ज़्यादा सीटिंग ना लें और पूरा चैप्टर देखें, आपको पूरा समझ में आएगा। हाँ, अब हम आगे इसको देखते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, क्या सभी खाद्य पदार्थों में सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? हाँ, थोड़े थोड़े मात्रा में होते हैं और सारे पोषक पदार्थ एक तरह के फूड में अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए हमें अलग अलग वैरायटी का फूड लेना होता है। अब किस तरह के फूड में क्या है, हमें कैसे पता लगे? तो यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए जाएंगे, कुछ जांच दी जाएगी, कुछ परीक्षण दिए जाएंगे जिनके द्वारा हम इनको चेक कर सकें कि हाँ, ये इसमें है या नहीं। किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है, किस में वसा है, हम इसको चेक करेंगे। कैसे करेंगे? आगे प्रोसेस है। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक पदार्थ जो है उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल होते हैं। अब देखिए, कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। अब देखिए, हमें विटामिन, खनिज लवण, इन सब को पता करने के लिए हमें थोड़ी सी लैब की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का चेक हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ टेस्टिंग करते हैं। तो इन परीक्षण को करने के लिए आपको एक आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयन की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए जिनमें एक होगा आयोडीन सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो आयोडीन को हम घोलकर बनाएंगे। एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, और एक होगा कास्टिक सोडा। इनको हम विलयन यानी एक सॉल्यूशन बना लेंगे। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब यानी परख नली चाहिए तथा एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। ड्रॉपर जो इंक ड्रॉपर होता है, जो आपने दवाइयों में जो ड्रॉपर आपने काम में लिया है, उसी ड्रॉपर की हम बात कर रहे हैं। इन परीक्षणों को हम पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर कर सकते हैं। कोई वो डाउट नहीं है कि हमें कुछ भी अलग अलग जो भी हमारे पास फूड सप्लीमेंट जो उपस्थित होते हैं उन्हीं के द्वारा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ तरीके दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं, अपन करके देखते हैं नीचे और चैप्टर को ले आते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ऐसा कोई टेस्ट कर रहे हैं तो इन केमिकल्स को बिल्कुल भी चखना नहीं है। ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं और हानिकारक होते हैं। तो हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को जांच करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो जैसे स्टार्च के फॉर्मेट में या अगर हम कहें शुगर के फॉर्मेट में होता है। जो प्लांट प्रोडक्ट में यानी कि जो चावल में है, आलू में है, हम उसको स्टार्च कहते हैं। ठीक है, स्टार्च। अब देखिए यहाँ पर आयोडीन का तनु विलयन, तनु का मतलब होता है डाइल्यूट यानी थोड़ा पतला। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी जो परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए या कुछ बूंदे आयोडीन की जो गोलियां हैं उसको घोल लेते हैं। अगर हमें कॉपर सल्फेट विलयन बनाना है तो हम 100 ml जल लेंगे और 100 ml वाटर के अंदर हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोलकर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं।
वहीं हम 100 ml जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल करके जो ज़रूरत है वो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन बना सकते हैं। अभिष्ट का मतलब होता है जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमारे अकॉर्डिंग। तो अब हम किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका परीक्षण आसानी से कर सकते हैं। वो टेस्ट क्या होगा, तो हम स्टार्च के लिए टेस्ट सबसे पहले देखते हैं। तो जो भी हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट है या कच्ची सामग्री है हम उसको लेते हैं और उसमें हम तनु आयोडीन, जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन हमने लिया है, उसकी 2-3 बूंदें डालते हैं और हम कुछ देर के लिए उस चेंजेस को, केमिकल रिएक्शन को होने देते हैं। हम देखते हैं खाद्य पदार्थ के रंग में कुछ चेंजेस होता है। क्या ये हल्का नीला, गहरा नीला या काला हो जाता है? यह नीला या काला रंग होता है तो हमें पता लगता है कि हाँ, उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि मंड है, यानी कि स्टार्च है। तो इस परीक्षण से हम किसी भी खाद्य पदार्थ में कर सकते हैं और हमें पता लग सकता है कि उसमें मंड है या नहीं है। या मंड मतलब स्टार्च, मंड हिंदी में कहते हैं और स्टार्च हम उसे इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन के लिए टेस्ट। हम प्रोटीन के लिए टेस्ट किस प्रकार से करेंगे? अब देखिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है, सॉलिड है, तो पहले उसका हमें थोड़ा चूर्ण करना होगा, पेस्ट बनाना होगा और उस भोजन की थोड़ी मात्रा को पीसकर, मसल कर उस चूर्ण को साफ परख नली में, टेस्ट ट्यूब में डाल दें और उसमें 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरीके से हिलाएं। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे। कितनी? 2 बूंद कॉपर सल्फेट और 2 बूंद कुछ 10 बूंद कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसकी डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से हिलाएंगे और कुछ मिनट के लिए परख नली को रख देंगे। अब हम उसमें कुछ चेंजेस देखते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का प्रोटीन के लिए हम परीक्षण कर रहे हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब में हमने जो हमारा फूड स्टफ़ है उसका थोड़ा सा चूर्ण लिया है, थोड़ा पानी मिलाया है 10-1 बूंद, उसमें 2 बूंद जो है हमने कॉपर सल्फेट लिया है और करीब करीब 10 बूंद जो है हमने कास्टिक सोडा सॉल्यूशन लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें बैंगनी रंग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बैंगनी रंग जो है वो अगर प्राप्त हो जाता है, तो बैंगनी रंग अगर प्राप्त होता है तो ये बताता है, हमें पता लगता है कि हाँ, इसमें प्रोटीन उपस्थित है। अब हम बात करते हैं वसा के लिए। तो प्रोटीन आप अलग अलग फूड स्टफ में, यानी कि दालें ले लीजिए, दालों में आपको प्रोटीन मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है, अगर आप एग अगर आपके घर में अलाउ है तो आप एग की जो सफ़ेदी जो होती है उसके अंदर प्रोटीन आपको मिलेगा। ठीक है, एग का जो वाइट पार्ट होता है ना, उसके अंदर, वाइट छिलका नहीं, अंदर का जो मटेरियल है उसमें। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं फैट। अगर हम फैट की बात करें तो फैट को आप देखिए कैसे कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? तो कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। अगर आप किसी दाल को लोगे, जैसे चने की दाल लोगे, अगर आप कुछ ऐसा कागज पर लपेट कर उसको करते हो तो किसी तरह का तेल नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं अगर आप ग्राउंड नट ले लो, मूंगफली ले लो, बादाम ले लो, अखरोट ले लो, तो आप देखोगे उसमें कागज चिकना हो जाता है। वह चिकनाई कहाँ से आई, वह फेट कहाँ से आया? वह उस जो फूड स्टफ, फूड प्रोडक्ट में से ही आया, उस ग्राउंड नट में से आया। आपने आमंड्स लिए, उसमें से आया। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा भी होती है। देखिए हमारे फूड स्टफ में, जैसे आप देखोगे, आपने आलू छीला, आलू के अंदर से कुछ पानी की मात्रा निकलेगी। आप देखोगे, आप गाजर, शलजम, मूली, इन सब में पानी की मात्रा होती है। तरबूज आप देखिए, तरबूज में पानी की मात्रा होती है। मतीरा है, मतीरे में पानी की मात्रा होती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया है तो वह भी सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चल जाता है खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित
नहीं है। अगर आप आलू को रगड़ेंगे, आलू का जो गीलापन है वो अगर सूख जाता है तो आप देखोगे कि उसमें किसी भी तरह का गीलापन जैसे ही सूखेगा आप उसमें कोई चिकनाई नहीं देखोगे। तो ये सारे के सारे टेस्ट जो अभी हमने किए हैं वो वसा के लिए हैं, प्रोटीन के लिए हैं, स्टार्च यानी कि मंड के लिए किए यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए किए हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार अपन पिछले पेज पर वापस चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक टेबल है। तो खाद्य पदार्थों की बात करें तो खाद्य पदार्थों में मंड है यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है। आपको उपस्थित है कि अनुपस्थित है, उपस्थित के बारे में देखना है। तो आप देखिए बिना पक्का चावल या चूर्ण जो है उसमें मंड होगी, प्रोटीन वगैरह नहीं टेस्ट होंगे। वहीं अगर आप पका हुआ चावल है तो प्रोटीन की टेस्टिंग बड़ी आसानी से होगी। सूखा नारियल है तो उसमें आप देखिए फैट को देख पाओगे। अरहर की दाल है या पकी हुई दाल है तो आप उसमें प्रोटीन देख पाओगे। वहीं अगर आप कोई सब्जी का टुकड़ा लेते हो तो सब्जी के टुकड़े में जो आपने तेल डाला है वो तो भले ही आ जाए, बाकी सब्जी के पीस में ये तीनों ही पदार्थ आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, फल का टुकड़ा है तो फल के टुकड़े में भी आपको तीनों पदार्थ नहीं मिलेंगे, लेकिन उबले अंडे का जो सफ़ेद भाग अगर आप लोगे तो उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। तो ये अलग अलग टेस्टिंग जब आप करोगे तो आपको ये सब मिलेगा। अब हम इस पेज पर को वापस से देखते हैं। अब देखिए क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? हाँ, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही बातें हैं अलग अलग फूड प्रोडक्ट में। अगर मैं बात करूं आलू की ही बात करूं तो देखिए आलू में स्टार्च होता है, इसके साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन मैं बात करूं प्रोटीन तो नहीं होता है। अगर मैं ग्राउंड नट की बात करूं तो देखिए उसमें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा, तीनों प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये अलग अलग देखिए फूड स्टफ है, सब किसी में तीनों होंगे, किसी में सिंगल होगा। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खाया है इनमें से कोई भी पोषक तत्व तो उपस्थित ना हो? अब देखिए ये तो अब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। नेक्स्ट है, हमने 3 पोषक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक की हमें क्यों आवश्यकता होती है? अब देखिए यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि चलो प्रोटीन है, फैट है यानी कि वसा है या कार्बोहाइड्रेट है, ये सब तो ठीक है, पर मिनरल्स और विटामिन्स की हमारी बॉडी को क्यों जरूरत होती है? अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को, बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। अब आप इसको ऐसे समझिए, आप खेल करके आए हो। अब खेल करके अगर आप आते हो तो आपकी एक बार एनर्जी डाउन में हुई होती है, उस समय आप शिकंजी पीना पसंद करते हो, ठीक है, ठंडा पानी पीना पसंद करते हो या शरबत पीना पसंद करते हो, क्योंकि वो आपको क्विक फास्ट कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल करवाता है और ग्लूकोज जो होता है उसका मेन कंटेंट वो आपको एनर्जी अवेलेबल करवा देता है। तो जब आप खेल करके आते हो, पसीना सुखा करके शिकंजी या शरबत पीते हो तो आप रिफ्रेश फील करते हो, वो इसीलिए। नेक्स्ट, वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। अब मैं आपको कह दूं कि आप भी उस समय हलवा खा लो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या उस समय आप देखिए उसमें भी एनर्जी मिलेगी, लेकिन उससे एनर्जी हमें बहुत धीरे मिलेगी। तो जो फैट होती है उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो धीरे धीरे मिलती है, उसको डाइजेशन होने में समय लगता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट है, हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वसा से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम जब थके हुए ज़्यादा होते हैं तो उस समय हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, न कि फैट। जैसे हम ज़्यादा थके हुए हैं तो हम उस समय खूब खेल करके आए हैं तो उस समय हम शिकंजी पीना पसंद करते हैं, हलवा खाना पसंद नहीं करते हैं जब तक भूख ज़्यादा न लगी हुई हो। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किस किस पदार्थ से है? तो आप देखिए चावल है, बाजरा है, गेहूं है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है। इन सभी में हमें
जो कार्बोहाइड्रेट अधिक से अधिक मिलता है, एनर्जी सोर्सेज होता है। और जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज वो भी एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम चीनी खा रहे हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, क्योंकि गन्ना है, गन्ने से या चुकंदर बीट रूट से ही तो चीनी बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए वसा के कुछ स्रोत, फैट कहाँ से मिलता है। तो देखिए फैट के कुछ प्लांट प्रोडक्ट हो सकते हैं या कुछ एनिमल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो हम इन दोनों की देखिए डिस्कशन करते हैं। देखिए मूंगफली है, ये बादाम की गिरी है, तिल है, अरंडी है, ठीक है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। वहीं अगर हम एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो देखिए दूध, घी, ठीक है, अंडे, मछलियाँ, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मक्खन, ये सारे के, या हम यहाँ पर एक क्रीम भी दिखी है, तो ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं जिनके द्वारा हमें फैट या वसा प्राप्त होती है। नेक्स्ट एक फोटो इमेज हम देखते हैं प्रोटीन के कुछ सोर्स, प्रोटीन के सोर्स देखते हैं। तो प्रोटीन के सोर्स में भी हम दो तरह के हैं, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज। सबसे पहले हम प्लांट प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो देखिए जो भी दालें जो भी होती है ना, वो प्रोटीन की सबसे अच्छी से अच्छी सोर्सेज होती हैं। अगर मैं बात करूं सोयाबीन, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन होता है। इसके अलावा जो चना है, मटर है, सोयाबीन है, राजमा है, तुअर की दाल है, मूंग है, मोठ है, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है और ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट होते हैं। वहीं अगर मैं ओहो माफ़ी चाहूँगा, मैंने एनिमल प्रोडक्ट नाम ले दिया, ये सारे के सारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। और अब मैं बात करता हूँ एनिमल प्रोडक्ट की। अब देखिए ये एनिमल प्रोडक्ट है भाई, एनिमल प्रोडक्ट जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, मांस में कह सकता हूँ, अंडे कह सकता हूँ, ठीक है, दूध, पनीर, दही, ये सारे के सारे में दूध से मिलते हैं, पर है तो एनिमल प्रोडक्ट ही। वहीं हम कुछ देखिए विटामिन के सोर्सेज, अब देखिए विटामिन ए के कुछ सोर्सेज हैं। देखिए आप दूध देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए पपीता, गाजर, कुछ फ्रूट्स, मछली का तेल, इनमें विटामिन ए ज़्यादा है। विटामिन बी के सोर्सेज आप देख सकते हो, विटामिन बी के सोर्सेज, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो विटामिन सी के सोर्सेज, विटामिन सी के जो सोर्सेज होते हैं सामान्यतः जो भी खट्टे फल होते हैं ना, नींबू, संतरा, मौसमी, टमाटर, हरी मिर्ची, आंवला, इन सब के अंदर जो होता है विटामिन सी होता है। अगर मैं बात करूं आंवले की, एम्बेलिका ऑफिसिनेल इसका बॉटेनिकल नेम होता है, एम्बेलिका ऑफिसिनेल, और इंडियन गूसबेरी भी हम इसको कह सकते हैं, ये गूसबेरीज है। आंवला जो है, आंवले के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है, इम्यून पावर का अच्छा सोर्सेज है। आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है च्यवनप्राश का, वो आंवले से ही बना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अब देखिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमें स्वस्थ रहने के लिए होती है। और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। हेल्थ गेनिंग जो फूड हम कहते हैं, मसल्स गेनिंग जो हम फूड कहते हैं, वो सारा का सारा प्रोटीन होता है। आपने सुना होगा जिम करने वाले प्रोटीन पाउडर खाते हैं। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन गेन हमारी मसल्स को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एनर्जी गिविंग प्रोडक्ट होते हैं, प्रोटीन हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट होता है। तो विटामिन क्या करते हैं? विटामिन हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ यानी बोन्स यानी हड्डियाँ, दांत यानी कि तित, और मसूड़े यानी कि गम्स, इनको स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जानते हैं। इनमें से विटामिन बी जो होता है वो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इसलिए हम उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9,
B12, यानी कि बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं। आपने देखिए, मैं कोई किसी दवाई का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर कभी कभी आपने देखा होगा आपके मुंह में जब छाले हो जाते हैं तो आप एक दवाई आती है बिकासूल, तो वो बिकासूल अपने आप में क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं किसी भी दवाई का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, और आप इस मेडिसिन को बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए न लें। मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको नाम लिया है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसमें B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, इस तरीके से अब मल्टी विटामिन का, यानी कि मल्टी टाइप ये विटामिन होता है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, समूह कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। अब देखिए, विटामिन ए जो होता है हमारी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये गाजर के अंदर पाया जाता है, कैरेट के अंदर हमें मिलता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये अभी मैंने एक एग्जांपल आंवला के एग्जांपल से समझाया है कि मैंने कहा भाई जो च्यवनप्राश होता है उसके अंदर जो विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। और आपने टीवी में ऐड देखा होगा, उसके बाहर जो बच्चे के एक बॉडी के बाहर से एक इम्यून सिस्टम टाइप का सा एक वो डायग्राम दिखा देते हैं। ऐसा कुछ हमारे होता नहीं है, लेकिन वो एक समझाने के लिए कि भाई हमारी इम्यून पावर तेज हो जाएगी। तो विटामिन सी जो होता है हमारी इम्यून पावर को, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। वहीं विटामिन डी जो होता है हमारी बोन्स के लिए और हमारे दांतों के लिए होता है, और कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी देखिए सूर्य के प्रकाश से हमें सबसे ज़्यादा मिलता है। अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी बॉडी को सूर्य का प्रकाश दिलवाइए, विटामिन डी मिलता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन जो है यहाँ पर चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाए गए, ऊपर हम कंसल्ट कर चुके हैं इन सभी डायग्राम्स को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ आयोडीन के सोर्सेज दिखाए गए हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा डीडी पर, यानी डीडी चैनल पर एक ऐड आता है कि भाई जो आयोडीन नमक है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आयोडीन हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए। सामान्य जो हमारे घरों में जो हम नमक काम में लेते हैं, आजकल तो हम आयोडाइज्ड नमक ही काम में लेते हैं। इसके साथ साथ जो भी सी फूड जो होता है, समुद्री जो भोजन होता है, यानी कि कुछ मछलियाँ कह सकते हैं, कुछ तरह की हम शैवाल या एल्गी कह सकते हैं, तो वो जो हमारे फूड के अंदर अगर हम शामिल करें तो वो आयोडीन का अच्छा सोर्स होता है। अब मैं यहाँ पर कतई नहीं कह रहा हूँ कि हमें नॉन वेज हो जाना चाहिए, मैं नॉन वेज को प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, बस ये आपके बुक के अंदर दिया गया है। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डोंट वरी, हमारे वेजिटेरियंस में भी बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन, फूड स्टफ, सब वेराइटीज़ आपको मिलेगी, तो आप नॉन वेज की तरफ आकर्षित न हो जाएं। नेक्स्ट है फास्फोरस। तो ये देखिए मिनरल्स की कैटेगरी आ गई। फिर है आयरन यानी लोहा। अब लोहा भी हमारे देखिए ब्लड का एक मेन कंपोनेंट होता है। आयरन की कमी हो जाए तो हमारे ब्लड में क्या अपन सीधा सीधा कहते हैं एनीमिक हो गए हैं, एनीमिया हो गया है, तो दूध, केला, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हो। फिर है कैल्शियम के कुछ सोर्सेज हैं। ठीक है, कैल्शियम के सोर्सेज आप देखोगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक मिनट थोड़ा सा अपन समझते हैं। आयोडीन के सोर्सेज ये हैं। फास्फोरस के लिए दूध, केला है। आयरन के लिए देखिए एप्पल, स्पिनच, ठीक है, ये सब है। वहीं कैल्शियम के लिए मिल्क है और एग इन्होंने दिया है। तो देखिए, आप देखिए मिल्क को, दूध को हर तरीके के मल्टी विटामिन, मल्टी सप्लीमेंट के रूप में आप काम में ले सकते हैं। ये हो गया। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, यानी जो भी मिनरल्स होते हैं उनकी बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है। पर शरीर के यानी बॉडी के उचित विकास यानी प्रॉपर डेवलपमेंट और अच्छे स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता एक प्रॉपर क्वांटिटी में होती है, प्रॉपर अमाउंट में होती है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को यहाँ पर चित्र में दिखाया है, हम कंसल्ट कर चुके हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आप
आपको आपने भी इस टेबल के अंदर देखा है, प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात को देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। एग्जाम्पल देखें तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है, और इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट जो है समृद्ध भोजन है। यानी चावल एक ऐसा फूड है, चावल है, आलू है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशें, डाइटरी फाइबर्स, जो मैंने कहा कि इसबगोल के अंदर हैं, हमारे फ्रूट्स में होता है, ठीक है, ये फाइबर जो होते हैं, और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे यानी कि डाइटरी फाइबर रुक्षांश, रफेज के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रफेज की पूर्ति, रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। रुक्षांश यानी रफेज के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश यानी रफेज हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव हैं, एक कंपोनेंट हैं, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। अब देखिए, उसका आयतन का मतलब है यहाँ पर उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, डेंसिटी है, वो बढ़ गई है। और रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, जो बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर रखता है। अच्छा, फिर बात आती है वाटर की, जल की। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने यानी यूरिन और स्वेट को बॉडी से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जो भी यूरिन पास आउट है या हमारा जो स्वेट है, इसमें बॉडी से पानी ही बाहर आता है, लेकिन उस पानी के साथ में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर आते हैं। वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायी होते हैं और हमारे शरीर से बाहर आ जाने चाहिए। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, लिक्विड फॉर्मेट में लेते हैं, जैसे कि पानी है, दूध है, चाय है, जूस है। इन सब में हमें वाटर कंटेंट मिलता है, और हमें वाटर कंटेंट प्रॉपर एक अमाउंट में लेना चाहिए। अगर हम वाटर कंटेंट की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमारा डाइजेशन सबसे पहले अफेक्टेड होता है, हमारी स्किन जो है बेजान हो जाती है, स्किन पे सुंदरता नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं क्या कोई अन्य सोर्स हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो देखिए, अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं क्या बता रही है बुक, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसमें छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें, यानी ऑब्जर्वेशन करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? क्या ऐसा कोई फल है आपके माइंड में जिसमें फल नहीं है? हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। तो जैसे गेहूं के आटे या किसी भी आटे से जब रोटी बनाई जाती है तो उसको पानी से गीला किया जाता है। डो बनाते वक्त, आटा गूंथते वक्त, ठीक है, उसमें पानी मिलाया जाता है। सब्जी बनाते वक्त अगर हम पानी नहीं डालते हैं तो वो थोड़ी ड्राई वेजिटेबल तरह की हो जाती है, जो हमारे अगर स्वेलिंग करने के अंदर यानी भोजन निगलने में बड़ी समस्या होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे फूड स्टफ में जो फ्रूट्स होते हैं उसमें पानी की मात्रा काफ़ी होती है। आप अंगूर देखिए, ग्रेप्स देखिए, तरबूज देखिए, वाटरमेलन देखिए, जो भी फ्रूट है आप उसके अंदर पानी का एक अच्छा अमाउंट देखेंगे। तो फ्रूट्स हमारे लिए मिनरल्स सोर्स के रूप में और हम वाटर के सोर्स के रूप में, विटामिन्स के सोर्स के रूप में काफ़ी अच्छे होते हैं। फाइबर्स भी काफ़ी होता है हमारे जो भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें। अब हम डिस्कशन करते हैं संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड डाइट। हम बैलेंस्ड डाइट किसे कहें? अब देखिए, कई बार हमें भूख लगी है, हमने क्या किया, हमने कभी पकोड़े खा लिए, कभी हमने चटनी खा ली, कभी हमने मूढ़ी खा ली, कभी हमने समोसा खा लिया, पेट भर गया।
क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई? नहीं, हमारा सिर्फ पेट भरा है। हमें यहाँ पर बैलेंस्ड डाइट नहीं कहेंगे। बैलेंस्ड डाइट का मतलब होता है वह भोजन जो प्रॉपर हो और जिससे हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, वाटर और इसके साथ साथ में डाइटरी फाइबर, ये सब प्रॉपर अमाउंट में मिले, यही संतुलित आहार है, बैलेंस्ड डाइट है। तो सामान्य तो पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, खाना है तो हमने उसको फूड कह दिया है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक न अत्यधिक हो न बहुत कम हो, न तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए कोई भी न्यूट्रिएंट्स, न ही बहुत कम होना चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश यानी रफेज भी और उसके साथ साथ वाटर भी होना चाहिए, यही बैलेंस्ड डाइट है। अब देखिए यहाँ पर है, क्या आप सोचते हैं प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं, आयु वर्ग अगर हम एज का अकॉर्डिंग देखें तो सबको उस एज के अनुसार भोजन चाहिए होता है। एक छोटे बच्चे की डाइट अलग होगी, जो एकदम बेबी है, 6 महीने का बच्चा है, उसकी डाइट अलग होगी, 2 साल का बच्चा है उसकी डाइट अलग होगी, 10 साल का बच्चा है या 16 से 18 टीन एज का कोई बच्चा है, अगर हम कहें उससे अडल्ट की बात करें 22 साल 25 साल या बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन सब की डाइट अलग अलग होती है। और उसके बाद में फिर होता है कि वो वर्क किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बहुत मेहनती वर्क कर रही हैं तो फिर उन्हें डाइट उस तरीके की चाहिए। क्या आप यह भी सोचते हैं हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? देखिए अभी अभी मैंने आपसे इसके बारे में डिस्कशन किया है, बिल्कुल हमारी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी हमारा फूड सप्लीमेंट डिपेंड करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें फूड सप्लीमेंट उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए। एक सप्ताह की अवधि में यानी एक 1 वीक की जो टाइमिंग है उसमें आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए, जांच कीजिए प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है। आप सोच करके खाइए क्या मैं खा रहा हूँ उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, फैट है, विटामिन है। अब देखिए जहाँ पर आप एक समोसा खाते हैं या कोई फूड या पिज़्ज़ा खाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि पिज़्ज़ा में आपको देखिए फ़ैट खूब सारा गया, ट्रांस फैट गई और इसी के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई अमाउंट में गया, तो वहाँ पर आपको कोई प्रोटीन या विटामिन्स या मिनरल्स नहीं मिल रही हैं। तो दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज यानी स्प्राउटेड सीड्स जैसे मूंग व चना, किण्वित भोजन यानी फर्मेंटेड फूड। अब किण्वित भोजन क्या होता है? किण्वित का मतलब होता है जैसे ब्रेड है वो है। इसके अलावा साउथ इंडियन फूड जो इडली वगैरह बनाते हैं तो उसमें कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस आप ऐसा समझ लीजिए कि जब जो हम डो बनाते हैं इडली का, ठीक है, तो उसको हम तो 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए उस घोल को जो बना करके रखते हैं, घर पर आपकी मम्मी बना करके रखती होंगी, आप पूछना तो आप देखोगे कि वो जो फूड स्टफ है वह फर्मेंटेशन प्रोसेस उसमें हो जाता है, खमीर उठ जाता है, हिंदी में बोलते हैं खमीर उठना, तो वो थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है। फ्लफ़ीनेस के लिए ये ज़रूरी होता है। तो जनरली जो साउथ इंडियन फूड होते हैं जैसे इडली वगैरह जो बनाई जाती है उसके लिए आटे का मिश्रण जैसे मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, ठीक है, उपलब्ध सब्जियां जो भी आप मार्केट में या आपके आसपास जो सराउंडिंग्स में जो वेजिटेबल्स होती हैं वो, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध हमें करवाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, एक नॉर्मल अमाउंट में। कई बार हमारे क्या होता है बैड हैबिट्स ज़्यादा होती है। अब देखिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो जाएं। हम इतना ज़्यादा भोजन को न पकाएं कि उसके सारे विटामिन्स हैं वो खत्म हो जाएं। क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक हैं वो नष्ट होते हैं? बिल्कुल, खाना पकाते समय उसके कुछ न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो कम हो जाती है।
छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो ये संभव है कि उनमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा यानी कि उसके जो पिल्स हैं, यहाँ पर अपन इसके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में उसकी स्किन नहीं कहेंगे, पिल्स कहेंगे, छिलके कहेंगे। कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको सजेशन दूंगा कि ठीक है, माना कि उनके पिल्स के अंदर कुछ मिनरल्स विटामिन्स होते हैं, लेकिन हम सभी पिल्स को न खाएं। हमारे लिए हो सकता है उनके ऊपर कुछ स्प्रे किया हुआ हो या कुछ कोई वैक्स कोटिंग की हुई हो, इसलिए उसे प्रॉपर साफ हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर ये जो पहेली है, जो इस बुक के अंदर एक कैरेक्टर है पहेली का, वो आपको पूछ रही है। पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं, क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता है। बिल्कुल, सभी को बैलेंस्ड डाइट की ज़रूरत होती है, पर उन्हें वो बैलेंस्ड डाइट उन्हीं के भोजन से जो अवेलेबल हो जाती है, जैसे हम कहें चारा जो वो खाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके जो आसपास जहाँ से आप दूध लेते हो, या अगर आपके घर में गाय वगैरह हैं, कोई पालतू जानवर हैं, तो आपने देखा होगा उन्हें भी हम पोषक पदार्थ उनके अकॉर्डिंग, जैसे चारा है या उस तरीके का कुछ, हम उन्हें अलग तरह का जो खाना है वो देते हैं। हम सभी जानते हैं भोजन पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। तो जो पानी, जैसे चावल वगैरह अगर हम थोड़ा कम पानी में पकाएं, जो दाल है उसके अंदर जो पानी में हमें पकाना पड़ता है, तो ये सारा पानी हमें गिराना नहीं चाहिए, हमें उसको काम में लेना चाहिए। तो इस तरीके से ही बनाना चाहिए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। तो जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनको अगर हम जिस समय पकाते हैं तो विटामिन सी सबसे जल्दी नष्ट होता है। तो देखिए, विटामिन सी मौसमी जैसे फल है, नींबू है, आंवला है, इनमें हमें खूब ज़्यादा प्राप्त होता है। तो विटामिन सी हमें नींबू मौसमी का प्रयोग करना चाहिए, और आंवले का आप चाहे पका के करें। आंवला एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका विटामिन सी जल्दी से नष्ट नहीं होता है, डैमेज नहीं होता है। अब इस बुक में कैरेक्टर और है बूझो, ठीक है ना। तो पहेली और बूझो दो दिखाए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बूझो क्या कह रहा है। बूझो ने सोचा, हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं वह ठीक था? निसंदेह नहीं। तो हम कहेंगे नहीं, ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ वसा का जो फूड है, फैटी जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा ओबेसिटी यानी मोटापे का कारण बनती है। ओबेसिटी यानी मोटापा फैलता है। तो देखिए, अभी का एक ही नारा है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे फिट। तो स्टे फिट के लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग का मतलब होता है डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी कि हमारे फूड में कुछ कमी होगी और उस कमी से हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, और उस बीमारी को ही हम अभावजन्य या डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति के खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और अगर यदि ये कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। भाई, खाना तो खा रहा है, खाना उसे प्रॉपर भरपेट मिल रहा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें न्यूट्रिशन की कमी है या कोई मिनरल की कमी है। तो एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर के अंदर रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, इन्हें ही हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग, डेफिशिएंसी डिजीज।
अब हम इसको और थोड़ा सा पेज को डाउन कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का यानी ग्रोथ का अवरुद्ध हो जाना यानी ग्रोथ रुक जाना, चेहरे पर सोजन होना, बालों का रंग उड़ जाना यानी बाल सफ़ेद होने की समस्या। देखिए बाल प्रोटीन से बने हुए हैं। त्वचा की बीमारियां और पैचिस यानी डिजेंट्री हो जाना। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी जो पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसमें। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां हो जाती हैं। इनमें से कुछ एक टेबल है, आगे उस टेबल को देखेंगे और कुछ एक मैं और समझाऊंगा, उसके बाद में ही हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आप समझना, हो सकता है यहाँ पर वो टेबल न हो, वो जानकारी न हो, पर मैं देने वाला हूँ और मेरे सारे एस्पिरेंट्स जो भी हैं उन सब के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस अध्याय में हमने स्वयं यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में जो भोजन है उसमें डाइवर्सिटी यानी विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है, यानी कि जो भी हम फूड लेते हैं उसमें वो सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। यह डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब हम कंसल्ट करते हैं आगे के पेज में जो एक टेबल दी गई है। अब हम सबसे पहले इस टेबल को देखते हैं। टेबल क्या है भाई? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, लोह, ठीक है, इन सब के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण कुछ रोग जो होते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। तो देखिए क्षीणता, दृष्टिहीनता, इसको हम कहेंगे ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। इसमें देखिए कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, आंखों की जो नज़र है कमज़ोर हो जाती है। हम कहेंगे पुअर विजन एंड लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, या तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है, और कभी कभी पूरे तरीके से ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी नाम की डिजीज़ हो जाती है, और इसके अंदर जो है अपन कहेंगे पेशियां यानी कि जो मसल्स जो होती हैं वो काफ़ी वीक हो जाती है, ठीक है। एक्सट्रीम वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा जो है कमजोरी आ जाती है। स्वेलिंग ऑफ लेग्स यानी कि टांगों में सूजन आ जाती है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख की कमी हो जाती है। एंड वेट, और यानी वज़न कम हो जाता है। तो लॉस ऑफ एपिटाइट एंड वेट यानी वज़न कम हो जाना, तो कुल मिला के बात यह है कि दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ये विटामिन बी है, विटामिन B2 इसमें नहीं दिया है पर फिर भी मैं बता देता हूँ। विटामिन B2 जो है सामान्यतः स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो। और स्किन डिसऑर्डर्स की बात करें तो इरिटेशन इन आइज़, ड्राई स्किन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग यानी कि कुछ सूजन आ जाता है। अगर मैं B12 की बात करूँ तो B12 जो होता है साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। ये सामान्यतः एनीमिया हो जाता है। पैल स्किन यानी चमड़ी थोड़ी हल्की पीली हो जाती है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। और अगर B12 की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी, RBC की कमी भी हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपिटाइट यानी कि जो हमारे जो बॉडी की जो स्टेमिना है, काम करने की जो कैपेसिटी है, भूख की कमी है। और फ्रिक्वेंट हेडेक, और लगातार सर दर्द बना रहता है उस व्यक्ति को। फिर हम बात करते हैं विटामिन सी। जैसा कि मैंने कहा विटामिन सी जो होता है हमारे सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा होता है, और इससे एक स्कर्वी नाम की डिजीज़ होती है, इसकी जो डेफिशिएंसी है स्कर्वी हो जाता है। तो स्कर्वी में क्या होता है, स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। लूजनिंग ऑफ टीथ यानी कि ये ढीले हो जाते हैं, दांत गिरने की समस्या होती है। और वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और लंबे समय तक जो है अगर घाव जो हो जाता है उसमें घाव भरने में लंबा समय लगता है। अगर विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी से रिकेट्स नाम की डिजीज़ हो जाती है, और इसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो हमारी बोन्स हैं वो मुलायम हो जाती हैं, बेंडिंग हो जाती है।
तो हम कह सकते हैं सॉफ्टन एंड बैंड बोन्स, ठीक है, और बाउड लेग्स ड्यू टू मेल फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स। तो सामान्यतः जो धनुष के आकार की या टांगें मुड़ जाती हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, और हड्डियों में दर्द रहता है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स दिए गए हैं, कुछ मिनरल्स की कमी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आपके देखिए कैल्शियम दिया है, आयोडीन दिया है, लोह दिया है। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम, तो ये हमारी बोन्स के लिए जो ज़रूरी होता है कैल्शियम, और टूथ डिके यानी दंत क्षय, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, अस्थियां कमज़ोर हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन में देखिए घेंगा या गॉइटर नाम की डिजीज़ होती है, गला फूल करके लटक जाता है, ठीक है, गला इसमें फूलता है आयोडीन की कमी से। एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो हमारी जो गले के पास जो है एक ग्लैंड होती है जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, उसमें सोजन आ जाती है। इसके अलावा जो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, मानसिक विकलांगता बच्चों में हो सकती है। रिटार्डेड ग्रोथ होती है, यानी कि ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट लोह यानी कि आयरन के अंदर हम कह सकते हैं एनीमिया, अरक्तता यानी कि एनीमिया, अरक्तता यानी खून की कमी हो जाना, लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, तो एनीमिया कहते हैं। वीकनेस यानी कमजोरी, एंड फटीग यानी कि थकान, और लॉस ऑफ वेट यानी कि कमजोरी ज़्यादा रहती है, वजन की कमी होती है। पैल स्किन यानी चमड़ी स्किन पीली सी हो जाती है, भाई खून की कमी है, सीधी सी बात है। लॉस ऑफ एपिटाइट यानी कि भूख की कमी हो जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए कैल्शियम, आयोडीन और लोहा हो गया। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है एक तरह का रिकेट्स हो जाता है बच्चों में सामान्य होता है, ठीक है। इसमें वीकनिंग ऑफ बोन्स यानी कि जो हड्डियों की जो कमजोरी हो जाती है, पुअर डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, मेंटल रिटार्डेड हो जाता है, रिटार्डेड ग्रोथ होती है। अगर हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो बॉडी एंड मसल्स वीक हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, और सामान्यतः हर वक्त थकान रहती है अगर सोडियम और पोटेशियम की अगर कमी रहे। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्लोरीन सामान्यतः डेंटल कैरीज, सामान्यतः दांतों के हिसाब से जो होता है, तो इसमें टिथ में पेन होने लग जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है, गर्म और ठंडा ज़्यादा लगता है अगर फ्लोरीन की कमी हो जाए। हालांकि कुछ जगह हमारे, अगर मैं राजस्थान की बात करूं, तो फ्लोरीन की अधिकता के कारण भी जो है बोन्स बैंड हो जाती है, दांत खराब रहते हैं। तो न तो ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि हमारे फूड के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स सबको एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, और बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। देखिए आपको समझाते समझाते कब 1 घंटे का लेसन हो गया है। चलो इस लेसन को अब आज हम फिनिश करते हैं। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, और आपने चैप्टर 1 अगर नहीं देखा है तो आप उसे भी कंप्लीट कीजिए। अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए। मैं आपके लिए आगे नेक्स्ट वीडियोस ला रहा हूं, और ज्योग्राफी के भी आपको मिल जाएगा शायद 1-2 दिन में। इसी के साथ ही आप उसकी प्लेलिस्ट भी अब आपको मिल जाएगी, और जल्दी चैप्टर 3 भी आने वाला है। आप पढ़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते हो तो अच्छा लगता है, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे चैप्टर बनाऊं और अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल करूं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगी। तो ओके, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, वार्म वेलकम आपका। आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें।